हाय एवरीवन, आई एम एमजेड कादरी फ्रॉम अल्ट्रा आईएएस प्रयागराज। बस एक बार फिर पार सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस 2024 प्री परीक्षा में आप सभी को सफल कराने के लिए जो हमने सीरीज लॉन्च की थी, उस सीरीज का आज तीसरा लेक्चर आप सभी के सामने है, जिसका संबंध साइंस एंड टेक और जनरल साइंस से है। यानी कि आज जितने भी प्रश्न हम डील करेंगे वो आपके विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी सब्जेक्ट से संबंधित होंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? यानी कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। उन ऑप्शन में आपको सत्य को चुनना है। तो ए में माइटोकॉन्ड्रिया, बी में राइबोसोम, सी में क्लोरोप्लास्ट, डी में लाइसोसोम। तो मैं आपसे बता दूं, आपका सही उत्तर होगा ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। आइए इन चारों ऑप्शन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे डिस्कस कर लें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो जैसे हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, उसी प्रकार राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द प्लांट सेल कहा जाता है, क्योंकि पौधों का खाना यही बनता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। और चौथा ऑप्शन जो है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। तो आप ये चारों पॉइंट्स तैयार रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डीएनए की कैंची कहा जाता है? सीजर ऑफ डीएनए किसे कहा जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं और सत्य ऑप्शन को आपको चुनना है। ए लाइगेज, बी इंडोन्यूक्लियेज, सी लाइपेज और डी एड्रेनालिन। तो मैं आपसे बता दूं, डीएनए को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो इस हिसाब से आपका सही उत्तर होगा बी। आइए चारों ऑप्शन के बारे में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लें, ताकि एग्जाम में आए तो हम सवाल सॉल्व कर सकें। तो ए की बात करूं, लाइगेज की बात करूं, तो लाइगेज भी एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है जो डीएनए को जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए लाइगेज को डीएनए का बॉन्ड कहा जाता है या फेविकोल कहा जाता है। और दूसरा आपने न्यूक्लियोज, ये भी एक एंजाइम है जो डीएनए का काटने का काम करता है, यानी कि डीएनए की कैंची है, ये सीजर है। और तीसरा जो है लाइपेज भी एक प्रकार का एंजाइम है। क्लियर? ये फैट को पचाने में हेल्प करता है। और चौथा है एड्रेनालिन, ये एक हार्मोन है जो आपके एड्रिनल ग्लैंड से, जो किडनी के ऊपर पाई जाती है अधिवृक्क ग्रंथि, उससे निकलता है। तो एड्रेनालिन हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है, या इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। क्लियर हो गया? ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पर हम बात करें। तो अगला प्रश्न है आपका,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 में कॉलेरा, कोरोना, फाइलेरिया, मलेरिया दिया हुआ है और सूची 2 में ये रोग जिससे हो रहे हैं उनको दिया गया है विषाणु, जीवाणु, कृमि और परजीवी, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, वर्म एंड पैरासाइट। आपको सही उत्तर चुनना है मैच करके, तो आपका सही जवाब होगा ए। आइए मैच करते हैं। एक कॉलेरा आप जानते हो जीवाणु से होने वाला, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जिसके बैक्टीरिया का नाम है वाइब्रो कोलेरा, याद रखिएगा। कोरोना वायरस यानी विषाणु से होने वाला रोग है, कोरोना वायरस, क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है फाइलेरिया, कृमि से होने वाला रोग है, वर्म से, जिसके कृमि को वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी बोला जाता है, क्लियर। और चौथा मलेरिया, ये परिजीवी या पैरासाइट से होता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, क्लियर हो गया। तो इस हिसाब से आपका सही जवाब होगा ए, क्लियर हो गया। आइए अगले सवाल पे बात करें हम। तो अगला प्रश्न है, ओफियोफेगस हन्ना किसका वैज्ञानिक नाम है? हुज साइंटिफिक नेम इज ओफियोफेगस हन्ना? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, नागराज यानी कि किंग कोबरा, बाघ टाइगर, हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड, लायन शेर। तो आपका सही जवाब होगा किंग कोबरा यानी कि नागराज, ए। आइए सबका हम वैज्ञानिक नाम लिख देते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक नाम आपका एग्जामिनर एग्जाम में जरूर डालता है। तो आप जैसे कि आपने देखा किंग कोबरा, किंग कोबरा, किंग कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या चीज है? ओफियोफेगस हन्ना, क्लियर। ओफियोफेगस हन्ना है। और बाघ का, टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या चीज है? पैंथेरा, पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है। हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि स्नो लेपर्ड का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा, पैंथेरा अनकिया, अनकिया, पैंथेरा अनकिया, क्लियर हो गया। और शेर, लायन का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा, पैंथेरा लियो। ये तीनों एक प्रजाति के हैं, एक स्पीसीज हैं पैंथेरा के, क्लियर हो गया। और आपका इसका सही जवाब जो था ए है, यानी कि ओफियोफेगस हन्ना नागराज या किंग कोबरा को कहा जाता है। बाकी के आपके सामने मैंने चारों को डिस्कस कर दिया है, एग्जाम में कभी भी पूछा जाए तो आप सॉल्व कीजिएगा। आइए अगले प्रश्न पर बात करें हम। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज व्हाइट ब्लड? आप जानते हैं कि हर एक जीव का रक्त लाल होता है, लेकिन कुछ जीव भी ऐसे हैं जिनका रक्त सफेद होता है। तो उसमें से आपका सही जवाब क्या होगा? छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल, मच्छर। तो मैं आपसे बता दूं आपका सही उत्तर होगा तिलचट्टा, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही होगा। तो मैं आपसे बता दूं कि तिलचट्टा के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है, क्योंकि हमारा रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और एक बात यहां से याद रखिएगा, जिस भी कीट या जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता उसका रक्त सफेद ही होगा। और कीटों में मोस्टली रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए कीट रक्त को हीमोलिम्फ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कीट रक्त को हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ कहा जाता है। कीट रक्त को, जितने भी कीट होते हैं उनके रक्त को हीमोलिम्फ कहा जाता है। और हीमोलिम्फ उस रक्त को कहा जाता है जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ना के बराबर होती है या होती ही नहीं है,
उन जीवों को या उन कीट के रक्त को हीमोलिम्फ कहा जाता है और तिलचट्टा एक प्रकार का हीमोलिम्फ जीव है। क्लियर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो ए में देखते हैं, ऑक्सीटोसिन डैश हार्मोन, एस्पर्टेम डैश संश्लेषित मधुरक, नियोप्रीन डैश विशिष्ट रबर, रेयान डैश रूपांतरित स्टार्च। तो आपका सही जवाब होगा डी। क्लियर। यही सही सुमेलित नहीं है। कैसे? ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, ये सही है भाई, ठीक है। एस्पर्टेम संश्लेषित मधुरक है, ये भी बात सही है भाई। नियोप्रीन विशिष्ट रबर है, ये भी बात सत्य है। लेकिन रेयान रूपांतरित स्टार्च नहीं है, रेयान कृत्रिम रेशा है, यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर है। आइए हम सारे पॉइंट्स को डिटेल में देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या चीज है? एक हार्मोन है। क्लियर। हार्मोन है, इसे लव हार्मोन कहा जाता है, लव हार्मोन कहा जाता है। हमने थ्योरेटिकल क्लास में आपको पढ़ाया था। दूसरा एस्पर्टेम ये एक प्रकार का मधुरक है, यानी स्वीटनर है, जो कृत्रिम मधुरक है, यानी कि ऐसी चीनी है जिसे मानव ने बनाया है, ना कि पेड़ पौधे से पैदा हुआ है। ठीक है। और एक बात, ये चीनी से जो आप खाते हैं उससे 150 से 200 गुना ज्यादा मीठी होती है। याद रखिएगा आस्पर्टेम। एक बात और याद रखिएगा कि आस्पर्टेम अल्जाइमर और पार्किंसन जैसे मस्तिष्क रोगियों को नहीं दिया जाता है। और तीसरा नंबर जो सी है, नियोप्रीन क्या चीज है? एक प्रकार का रबर है, जो विशिष्ट यानी कि स्पेशलाइज्ड रबर है, यह भी बात सही है। क्लियर हो गया। और डी जो है बेटा, चौथा नंबर, रेयान आर्टिफिशियल फाइबर है, यानी कि कृत्रिम रेशा है। क्लियर हो गया। तो आप सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पर हम बात करें। तो अगला प्रश्न है, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या है? Which of the following statements is are true regarding eutrophication? ठीक है। सुपोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए पहला देखते हैं। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। इट इज द फिनोमिनन ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ अ वाटर बॉडी। दूसरा नंबर, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। इट डिप्लेट्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ द वाटर। तो बताइए मुझे इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब सी होगा। बात दोनों सही है। यह जल के निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, और दूसरा, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। देखें, किसी भी जल निकाय में, मान लो तालाब में, जब पोषक तत्वों की अधिकता ज्यादा हो जाती है, और जब पोषक तत्व ज्यादा होंगे तो जीव भी ज्यादा से ज्यादा पैदा होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तालाब की ऑक्सीजन कम होने लगेगी, क्योंकि जो अधिक जीव हो गए हैं, ऑक्सीजन वो इनहेल कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। तो बात यहीं पे की गई है कि जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। बात सही है। जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यह भी बात सही है, क्योंकि जब पोषक तत्व ज्यादा हो जाएंगे तो जीव भी ज्यादा हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन तालाब में कम हो जाएगी। और आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बीओडी लेवल, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसी का कॉन्सेप्ट ये भी है। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल पे हम चर्चा करें। निम्नलिखित में से बड़ी बिल्ली प्रजाति का सदस्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिग कैट स्पीसीज?
यानी कि आपको इसमें चुनना है कि वो कौन सा ऑप्शन है या कौन सा जीव है जो बड़ी बिल्ली प्रजाति का सदस्य नहीं है। तो आपके सामने चार जवाब है: लकड़बग्घा, हाइना, बाघ टाइगर, हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड, शेर लायन। तो आपका सही जवाब होगा लकड़बग्घा यानी कि ए। क्लियर हो गया। देखें, जो घरों में बिल्लियां पाई जाती हैं इसी शक्ल की बड़ी बड़ी बिल्लियां भी पाई जाती हैं, जैसे कि बाघ आप देखिए ना, शेर हो, बाघ हो, चीता हो, हिम तेंदुआ हो या तेंदुआ हो, कोई भी हो, ये बिल्ली की जैसे दिखती है कि नहीं। तो इन्हें बेटा बिग कैट स्पीसीज कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्ली की जैसे तो दिखते हैं लेकिन बड़े होते हैं। क्लियर हो गया। हमारा हमारा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर आप देखिएगा, आपको सारी चीज कॉन्सेप्ट मिल जाएंगी जो हम करा रहे हैं। क्लियर हो गया। आइए अगले प्रश्न पर बात करें हम। तो अगला प्रश्न है, मीथेन निम्नलिखित में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डज मीथेन इमर्ज और इमिट? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है: केवल धान के खेतों से, ओनली फ्रॉम पेडी फील्ड्स, केवल दीमक की बाम्बी से, ओनली फ्रॉम टर्माइट एंथिल्स। सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सत्य जवाब होगा सी। क्यों? क्योंकि धान के खेत से भी निकलता है, दीमक के ढेर से भी निकलता है। आइए देखते हैं कि मीथेन जो है, मीथेन का उत्सर्जन कहां कहां से होता है, उत्सर्जन कहां कहां से होता है। तो मैं आपसे बता दूं, सबसे पहला तो कोयले की खदान से यानी कि कोल माइन से, ठीक। दूसरा ऑयल यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस वेल से यानी कि कुएं से, ठीक। तीसरा दलदली भूमि से यानी कि मर्सी लैंड से। क्लियर। चौथा आपके पशुपालन से यानी कि एनिमल हस्बेंड्री से, एनिमल हस्बेंड्री से। पांचवा दीमक यानी कि टर्माइट से, दीमक के ढेर से। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ छठवां धान के खेत से यानी कि पैडी फील्ड से। क्लियर। और कई स्रोत है जहां से उत्सर्जित होती है, लेकिन मुख्यतः यहां से मीथेन का उत्सर्जन होता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि यदि हम मीथेन को जला दें, यदि हम मीथेन को जला दें तो मीथेन किसमें बदल जाएगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, पानी में। क्लियर हो गया। यहां तक आप बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे। आइए अगले प्रश्न पर हम चर्चा करें। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा अर्धचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ सेमीकंडक्टर? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इस ऑप्शन से हमें उस तत्व को चुनना है जिसकी प्रॉपर्टी अर्धचालक की है, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन तो होता है लेकिन सुचालक के जैसे नहीं और ना ही कुचालक के जैसे, क्योंकि सुचालक में बहुत बेहतर विद्युत का प्रवाह होता है और कुचालक में विद्युत का प्रवाह होता ही नहीं है। इन दोनों के बीच का जो पदार्थ है उसे अर्धचालक कहा जाता है, सेमीकंडक्टर। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं: ए एल्यूमिनियम, बी सिलिकॉन, सी चांदी, डी सीसा। तो आपका सही जवाब होगा सिलिकॉन। क्लियर। एक बात और याद रखना, सिलिकॉन की जगह पे जर्मेनियम दे देता, जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड दे देता, आर्सेनाइड दे देता, तो ये भी अर्धचालक हैं। और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो चांदी है बेटा, याद रखना। ठीक है।
आगे बढ़ूं अब मैं, चलें अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? विच पेन किलर गिवन टू एनिमल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया? यानी कि वो कौन सी दर्द की दवा है जिसे पशुओं को दिया गया और उससे पशुओं की तो मृत्यु हो ही गई, मरे हुए पशुओं को गिद्ध खाकर भी मरते गए, यानी विलुप्त होने लगे। तो वो कौन सा है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आइब्रोफेन, एसिटामिनोफेन, एस्प्रिन और डेक्लोफेनाक। तो आपका सही जवाब होगा डी, डेक्लोफेनाक। देखो ऐसा था, जब पशुओं को बुखार आता था तो हमारे देश में जानवर का डॉक्टर आप जानते हैं माशाल्लाह होते हैं, वो डॉक्टर कुछ नहीं, क्या बीमारी है क्या है क्या नहीं कोई मतलब नहीं, उठाते थे डेक्लोफेनाक का इंजेक्शन भर के लगा देते थे, पशु रात भर में जुबान निकाल के मर जाता था। और ऐसे पशुओं को जब फेंक दिया जाता है और जब गिद्ध उन्हें खाते हैं तो उनमें एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई, गिद्धों के किडनी में गांठ बनने लगी और किडनी फेल होते गई और गिद्ध की जनसंख्या में धीरे धीरे कमी आती गई। हालांकि अब इसे बैन कर दिया गया है और गिद्धों के प्रजनन के लिए, उनकी जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए कई केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जिन्हें हम आगे सवाल के रूप में डिस्कस करेंगे। तो आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है हमारा, ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन इज ए कार्बन की मिश्र धातु, बी कार्बन का नैनो प्रतिरूप, प्रतिरूप यानी स्ट्रक्चर, सी कार्बन का समस्थानिक आइसोटोप्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होना चाहिए बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप या नैनो संरचना। क्लियर हो गया? ग्रेफीन क्या चीज होती है? नैनो स्ट्रक्चर है किसका? कार्बन का। आपका जो टच स्क्रीन वगैरह बना हुआ है ना, इसी ग्रेफीन से बनी हुई है। ग्रेफीन की जब खोज हुई उसी के बाद टच स्क्रीन आना स्टार्ट हुए हैं। क्लियर? आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। तो अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? विच इज द थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन? ए में कोयला, बी में फुलेरिन, सी में ग्रेफाइट, डी में हीरा। तो आपका सही जवाब होगा, आपने पढ़ा होगा, ग्रेफाइट, सी आंसर। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है रक्त, दांत, हृदय, वृक्क। सूची 2 में इन अंगों से संबंधित शाखाओं को दिया गया जिसमें अध्ययन किया जाता है, ओडोंटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। तो आपका जवाब क्या होगा बताइए? तो आपका जवाब बी होगा। ए का दूसरा होगा, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी में किया जाता है। क्लियर? दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी में किया जाता है, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी में किया जाता है और वृक्क यानी कि किडनी की स्टडी या उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की अध्ययन स्टडी नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। तो इस हिसाब से आपका उत्तर बी होगा। क्लियर हो गया? आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो अगला प्रश्न जो है आपका, निम्नलिखित में से मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से किसी एक को चुनना है जो मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि हो। तो ए है यकृत, बी है पीयूष, सी है हाइपोथैलेमस और डी है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। तो मैं बता दूं आपका सही आंसर होगा डी, पैनक्रियाज अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की एक लौती मिश्रित ग्रंथि है जिसका अग्नाशय
एक मिश्रित ग्रंथि है जिसका 99% भाग एक्सोक्राइन है, यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथि है, और 1% भाग इंडोक्राइन है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इसी 1% भाग से इंसुलिन हार्मोन का उत्सर्जन होता है, जो मानव रक्त में शर्करा यानी कि शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। क्लियर हो गया? आइए और ऑप्शन में देख लेते हैं। तो मैं बता दूं, यकृत जो लीवर होता है, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की लीवर है। बी में दिया हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि हमारी शरीर में पाई जाने वाली जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड हैं, उन सभी पर किसका कंट्रोल होता है? पीयूष ग्रंथि का, पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड या सेल टर्सिका कहा जाता है, जो हमारे सर में पाई जाती है। और आपका तीसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर अपना कंट्रोल रखती है, तो इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। लेकिन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, तो इसे डबल मास्टर की डिग्री मिलेगी, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा, और इसी तरीके हमारे साथ बने रहें। एग्जाम से पहले हमें 2500 प्रश्नों का अभ्यास करना है, जिसमें हमारे सिलेबस यानी कि कोर सब्जेक्ट के प्रश्न होंगे, जैसे कि आज आपने देखा। साथ ही साथ करंट अफेयर होंगे, जो अलग सेपरेट वीडियो हमारे लेक्चर होंगे, और आप बेहतर तरीके से सॉल्व करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर करें, ताकि हमें आपकी तरफ से भी उत्साह मिले और हम आपको बेहतर से बेहतर प्रश्नों का अभ्यास करा सकें, ताकि आपका 2024-25 में ना बदले। आप 2024 में ही अपनी सफलता को लेकर अपने सपनों की दुनिया में पहुंच जाएं। मिलते हैं अगले सेट में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।